नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। मैं हूं एम भास्कर और आप देख रहे हैं HPFAS मास्टर क्लास योर पाथ टू सक्सेस। दोस्तों, इमेजिन कीजिए एक गवर्नमेंट सर्वेंट की सर्विस के दौरान अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाती है। उसके जीपीएफ अकाउंट में मान लीजिए 15 लाख एक्यूमुलेटेड है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 15 लाख किसको मिलेगा? क्या नॉमिनी को मिलेगा, क्या वाइफ को मिलेगा, क्या बच्चों को मिलेगा, क्या पेरेंट्स को मिलेगा? और अगर नॉमिनेशन ही नहीं है तो फिर क्या होगा? एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन और, अगर नॉमिनी खुद सब्सक्राइबर की डेथ के केस में मर्डर ट्रायल फेस कर रहा हो तो क्या उसको जीपीएफ पेमेंट कर दी जाएगी? आज हम इन्हीं सारे क्वेश्चंस के आंसर डिकोड करेंगे और जानेंगे जनरल प्रोविडेंट फंड सेंट्रल सर्विसेज रूल्स 1960 के रूल 33 के बारे में, जो एक्सप्लेन करता है प्रोसीजर फॉर द पेमेंट ऑफ जीपीएफ एक्यूमुलेशन ऑन द डेथ ऑफ ए सब्सक्राइबर। आज की वीडियो में हम रूल 33 को रूल बुक की लैंग्वेज में नहीं बल्कि स्टेप बाय स्टेप सिंपल लॉजिक के थ्रू समझेंगे। और हां, वीडियो के एंड में आपको एक क्विक डिसीजन मेकिंग फार्मूला भी मिलेगा जो एग्जामिनेशन के साथ साथ एक्चुअल ऑफिस प्रोसेसिंग में भी बहुत यूजफुल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं व्हेन डज रूल 33 अप्लाई। रूल 33 का टाइटल है प्रोसीजर ऑन द डेथ ऑफ ए सब्सक्राइबर, यानी जब जीपीएफ सब्सक्राइबर की डेथ हो जाती है तो उसके जीपीएफ अकाउंट में जो अमाउंट अक्यूमुलेटेड है उस अमाउंट को किस पर्सन को और किस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग पे किया जाएगा, यह रूल 33 डिटरमाइन करता है। Text of the Rule 33 specifically states that this applies where subscriber dies either before the amount becomes payable or it has become payable but actual payment has not been made. इन लाइंस को डीपली एनालाइज करने पे जो की ट्रिगर सामने आते हैं वो हैं रूल 33 तब अप्लाई होता है जब सब्सक्राइबर की डेथ अमाउंट पेबल होने से पहले हो जाए या अमाउंट पेबल तो हो गया हो बट डेथ एक्चुअल पेमेंट होने से पहले हो जाए। इस सिचुएशन में दो मेन क्वेश्चंस चेक करने होते हैं। क्वेश्चन 1, क्या सब्सक्राइबर अपने पीछे फैमिली छोड़कर गया है? एंड क्वेश्चन नंबर 2, क्या कोई वैलिड नॉमिनेशन रजिस्टर्ड है? इन्हीं दो सवालों पे सारा पेमेंट प्रोसीजर डिपेंड करता है। चलिए इसे सिंपल फ्लो चार्ट से क्लियरली समझते हैं। अगर सब्सक्राइबर फैमिली छोड़ के जाता है तो देखेंगे फैमिली मेंबर के फेवर में नॉमिनेशन है या नहीं। अगर है तो नॉमिनी को पेमेंट कर दी जाएगी, अगर नहीं तो एलिजिबल फैमिली मेंबर को पेमेंट होगी। और अगर सब्सक्राइबर की फैमिली नहीं है तो फिर देखेंगे क्या वैलिड नॉमिनेशन एग्जिस्ट करता है। अगर हां तो नॉमिनी को पेमेंट, और अगर नहीं तो लीगल एंटाइटलमेंट एस्टेब्लिश करने का प्रोसीजर फॉलो होगा। यह है रूल 33 का बेसिक स्केलेटन। अब हम इसकी लेयर बाय लेयर डाइसेक्शन करते हैं। सिनेरियो ए, अगर सब्सक्राइबर फैमिली छोड़कर जाता है, सपोज एक गवर्नमेंट सर्वेंट की डेथ हो गई, उसके पीछे वाइफ, 2 माइनर चिल्ड्रन और पेरेंट्स हैं। अब सब्सक्राइबर ने नॉमिनेशन भी सबमिट की हुई है, लेकिन नॉमिनेशन में किस किस को नॉमिनेट किया गया है यह बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल 33 सब रूल 1 सब क्लॉज ए के अकॉर्डिंग अगर सब्सक्राइबर ने रूल 5 के प्रोविजन के अकॉर्डिंग फैमिली के किसी मेंबर या मेंबर्स के फेवर में नॉमिनेशन किया है और वो नॉमिनेशन सब्सिस्ट करता है तो जीपीएफ अमाउंट नॉमिनी या नॉमिनीज को उस प्रोपोर्शन में पे होगा जो नॉमिनेशन में स्पेसिफाइड है। फॉर एग्जांपल, जीपीएफ बैलेंस 12 लाख है, नॉमिनेशन वाइफ के नाम पे 60% और बेटे के नाम पे 40%, तो पेमेंट होगी वाइफ 7.2 लाख और बेटे के नाम पे 4.8 लाख। यहां फैमिली मेंबर्स के बीच इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑटोमेटिकली नहीं होगा। एंड इफ देयर इज नो नॉमिनेशन और पार्शियल नॉमिनेशन और नॉन फैमिली नॉमिनेशन, तो यहां सिचुएशन थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है। सपोज सब्सक्राइबर ने फैमिली में किसी को नॉमिनेट नहीं किया या नॉमिनेशन सिर्फ जीपीएफ अमाउंट के एक पार्ट के लिए है, तो रूल 33 सब रूल 1 सब क्लॉज बी के अकॉर्डिंग होल अमाउंट या रिमेनिंग नॉन नॉमिनेटेड अमाउंट एलिजिबल फैमिली मेंबर्स को इक्वल शेयर्स में पेबल होगा। बट व्हाई इक्वल शेयर्स? यहां एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेज है, नॉटविथस्टैंडिंग एनी नॉमिनेशन इन फेवर ऑफ एनी पर्सन अदर देन ए मेंबर ऑफ ए फैमिली। मतलब
अगर सब्सक्राइबर के पीछे फैमिली है और फैमिली नॉमिनेशन सब्सिस्ट नहीं करता तो किसी नॉन फैमिली पर्सन के फेवर में किया गया नॉमिनेशन फैमिली इंटाइटलमेंट को ओवरराइड नहीं करेगा। नॉन फैमिली नॉमिनेशन बिल्कुल इनवैलिड हो जाता है। सारा अमाउंट फैमिली मेंबर्स में इक्वल शेयर्स यानी बराबर हिस्सों में बांटा जाएगा। बट वेट, यहां आता है फर्स्ट प्रोविजो एक्सक्लूजन क्लॉज और रूल 33 का बहुत ही इंपॉर्टेंट और एग्जाम ओरिएंटेड पोर्शन। हमने इक्वल शेयर्स की बात की, लेकिन इक्वल शेयर्स सभी को नहीं मिलता। जनरल प्रिंसिपल है एलिजिबल फैमिली मेंबर्स को इक्वल शेयर मिलेगा। रूल्स कहते हैं कि अगर फैमिली में कोई प्राइमरी एलिजिबल मेंबर्स जैसे विडो, माइनर चिल्ड्रन, पेरेंट्स मौजूद हैं तो 4 कैटेगरीज को कोई शेयर नहीं मिलेगा। यानी रूल 33 का फर्स्ट प्रोविजो 4 कैटेगरीज को एक्सक्लूड करता है, प्रोवाइडेड दैट अदर एलिजिबल फैमिली मेंबर्स एग्जिस्ट। ये 4 कैटेगरीज हैं सन्स हु हैव अटेन्ड मेजॉरिटी यानी बालिग बेटे, मेजर सन्स ऑफ ए डिजीज्ड सन यानी बालिग पोते, मैरिड डॉटर्स whose husbands are alive, and last, married daughters of a deceased son whose husbands are alive यानी विवाहित पोतियां। बट रिमेंबर द कंडीशन, ये कैटेगरीज ऑटोमेटिकली परमानेंटली डिस्क्वालिफाइड नहीं है। दे आर एक्सक्लूडेड if there is any other member of the family apart from these specified categories. This distinction is extremely important for examination and for the reason इसे आपके लिए टेबुलर फॉर्म में दिया गया है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आते हैं रूल 33 के सेकंड प्रोविजो पे, जो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन डील करता है। सपोज सब्सक्राइबर का एक बेटा पहले ही एक्सपायर हो चुका था। उस डिजीज सन के पीछे विडो और उसके बच्चे हैं। अब सवाल है उस डिजीज सन की विडो और बच्चों को क्या मिलेगा। रूल के अकॉर्डिंग विडो एंड चिल्ड्रन ऑफ द डिजीज सन विल कोलेक्टिवली रिसीव द शेयर विच दैट डिजीज सन वुड हैव रिसीव्ड इफ ही हैड सर्वाइव्ड एंड हैड बीन एलिजिबल फॉर ए शेयर। और उस शेयर को विडो और चिल्ड्रन के बीच में इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा। सो एग्जाम लैंग्वेज में याद रखिए, डिजीज सन्स फैमिली गेट्स द शेयर ऑफ द डिजीज्ड सन एंड नॉट द एडिशनल इंडिपेंडेंट शेयर। अब देखते हैं सिनेरियो बी, व्हेन सब्सक्राइबर लीव्स नो फैमिली। सपोज सब्सक्राइबर अनमैरिड था एंड हिज पेरेंट्स आर आल्सो नॉट अलाइव और रूल्स के हिसाब से उसकी कोई फैमिली नहीं है। ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले देखेंगे क्या कोई वैलिड नॉमिनेशन है। इफ यस तो अमाउंट नॉमिनी को स्पेसिफाइड पोर्शन में मिलेगा। अगर सब्सक्राइबर की फैमिली नहीं है तो नॉमिनेशन किसी भी पर्सन के फेवर में हो सकता है, सब्जेक्ट टू द एप्लीकेबल नॉमिनेशन रूल्स। रूल 33 सब रूल 2 के अकॉर्डिंग, वेयर देयर इज नो फैमिली बट देयर इज ए नॉमिनेशन, द अमाउंट और नॉमिनेटेड पार्ट बिकम्स पेबल टू द नॉमिनी और नॉमिनीज इन द स्पेसिफाइड प्रोपोर्शन। सपोज अगर फैमिली भी नहीं है और कोई वैलिड नॉमिनेशन भी नहीं, तो जीपीएफ अमाउंट किसको मिलेगा। एज पर प्रोविडेंट फंड एक्ट 1925 सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 सब क्लॉज बी, इन केस अमाउंट इज अप टू 5,000, payment can be made to a person who appears to the accounts officer to be entitled to receive it. If amount is above 5,000 तो claimant को probate, letter of administration या succession certificate प्रोड्यूस करना होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसीजन नंबर 5 के अकॉर्डिंग प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या सक्सेशन सर्टिफिकेट हर सिंगल केस में लीगली नेसेसरी नहीं है। इशू आइडेंटिटी और एंटाइटलमेंट स्टैब्लिश करने का भी है। अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव की आइडेंटिटी बियॉन्ड डाउट एस्टैब्लिश्ड हो जाए तो स्मॉल लिमिट्स में डायरेक्ट पे हो सकता है, अदरवाइज रेफरेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जाता है। सो ब्लाइंडली एक ही फार्मूला अप्लाई नहीं करना चाहिए। रेलेवेंट रूल्स, गवर्नमेंट डिसीजंस और एप्लीकेबल इंस्ट्रक्शंस को भी जानना बहुत जरूरी है। चलिए अब देखते हैं एक बहुत ही प्रैक्टिकल सिचुएशन। सपोज डिजीज सब्सक्राइबर के जीपीएफ अमाउंट का बेनिफिशियरी एक माइनर चाइल्ड है। क्या माइनर चाइल्ड खुद पेमेंट रिसीव करेगा? ऑब्वियसली इट्स प्रॉब्लमेटिक। Here, Government of India decision provides a mechanism for the payment on behalf of minors.
अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसीजन नंबर 1, ₹10,000 तक, और अगर टोटल अमाउंट 10,000 से ज्यादा है तो फर्स्ट 10,000 तक के अमाउंट की पेमेंट नेचुरल गार्जियन को या हेड ऑफ ऑफिस द्वारा फिट माने गए पर्संस को विदाउट इंसिस्टिंग ऑन गार्जियनशिप सर्टिफिकेट की जा सकती है। बट इंडेमनिटी बॉन्ड विद 2 श्योरिटीज इज रिक्वायर्ड इन द रेलेवेंट केसेस, और 10,000 से ऊपर का बैलेंस नॉर्मल रूल्स के अकॉर्डिंग डील होगा। अब मान लीजिए माइनर का नेचुरल गार्जियन नहीं है, तो पेमेंट किसको की जाएगी? एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसीजन नंबर 1, ऐसी कंडीशन में क्लेमेंट को एफिडेविट के थ्रू यह एस्टैब्लिश करना होगा कि माइनर की प्रॉपर्टी और कस्टडी का डी फैक्टो गार्जियन क्लेमेंट है। उसके बाद ही उसे पेमेंट की जा सकती है। लेकिन इस केस में क्लेमेंट को एफिडेविट के साथ साथ इंडेमनिटी बॉन्ड भी सबमिट करना होगा। हाउएवर, देयर इज ए स्पेशल प्रोविजन। अगर माइनर चाइल्ड का नेचुरल गार्जियन हिंदू विडो या हिंदू विडोर है तो उसे माइनर चाइल्ड के शेयर की पेमेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट इन्वॉल्व्ड विदाउट प्रोडक्शन ऑफ गार्जियनशिप सर्टिफिकेट और इंडेमनिटी बॉन्ड की जा सकती है, unless there is a concrete evidence that his or her interest is adverse to that of minor's interest. So, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, can GPF money on behalf of minor children be paid to Hindu widow or widower without guardianship certificate and indemnity bond? Your answer should be yes, subject to the condition that there is nothing concrete showing adverse interest against the minor. डिस्कस करते हैं कुछ स्पेशल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसीजंस जो एग्जाम में डायरेक्ट केस स्टडीज और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के रूप में पूछे जा सकते हैं। सपोज सब्सक्राइबर की डेथ हो गई लेकिन उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है, क्या अनबोर्न चाइल्ड को फैमिली का मेंबर कंसीडर किया जाएगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसीजन नंबर 3 सेज यस, ए सब्सक्राइबर्स पोस्ट्यूमस चाइल्ड इज ट्रीटेड एज ए मेंबर ऑफ हिज फैमिली एट द टाइम ऑफ डेथ, एंड इफ चाइल्ड बोर्न अलाइव तो उसको सर्वाइविंग चाइल्ड की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। और अगर चाइल्ड के एग्जिस्टेंस की इंफॉर्मेशन डिसबर्सिंग ऑफिसर को मिलती है तो उसके पॉसिबल शेयर को रिटेन किया जाएगा। अगर स्टिल बोर्न है या चाइल्ड बोर्न ही नहीं हुआ तो रिटेन्ड अमाउंट ऑर्डिनरी फैमिली रूल्स के अकॉर्डिंग अदर फैमिली मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। एक और छोटा सा बट इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट लीगल पॉइंट, ध्यान रखिए हिंदू लॉ में स्टेप मदर अपने माइनर स्टेपसन की नेचुरल गार्जियन नहीं होती। Therefore, as per Government of India decision number 4, in such cases, court order would be necessary in order to make payment to stepmother on behalf of minor. अब एक कॉमन मिसकंसेप्शन क्लियर करते हैं। Many people think GPF पेमेंट के लिए सक्सेशन सर्टिफिकेट हर केस में कंपलसरी है, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसीजन नंबर 5 सेज प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और सक्सेशन सर्टिफिकेट is not legally necessary in every case merely to establish title of heirs. Where identity can be established beyond doubts, payment may be possible subject to applicable procedure and limits. And cases without those documents are to be referred to Government of India. हमारा अगला एग्जाम हॉट फेवरेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसीजन है GID 6, मिसिंग और डिसअपेयरिंग एम्प्लॉइज। एम्प्लॉय मिसिंग हो गया है, उसका वेयर अबाउट पता नहीं है, फैमिली के पास सब्सक्राइबर का GPF बैलेंस है। सवाल है क्या सिंपली एम्प्लॉय को डेड प्रज्यूम करके GPF पे कर देंगे? नॉर्मली इंडियन एविडेंस एक्ट की सेक्शन 108 के अनुसार जब तक 7 साल ना हो जाएं किसी को लीगली डेड नहीं माना जाता। लेकिन फैमिली हार्डशिप को कंसिडर करते हुए गवर्नमेंट ने स्पेशल 2 फेज मैकेनिज्म को डिवाइस किया है। फेज 1 इमीडिएट रिलीफ, डिसअपेयर होते ही फैमिली को ड्यू सैलरी, लीव इनकैशमेंट और GPF बैलेंस एज पर नॉमिनेशन एंड सब्जेक्ट टू प्रिस्क्राइब्ड कंडीशंस इमीडिएटली पे किया जा सकता है। आफ्टर 1 ईयर फेज 2 में अदर बेनिफिट्स जैसे कि DCRG और फैमिली पेंशन भी रिलीज कर दी जाती है, लेकिन पेमेंट ऑटोमेटिकली रिलीज नहीं होती। देयर आर सम कंडीशंस अटैच्ड टू इट। फैमिली को कंसर्न पुलिस स्टेशन में FIR लॉन्च करानी होगी और पुलिस रिपोर्ट में यह इस्टेब्लिश होना चाहिए कि एम्प्लॉय को ऑल एफर्ट्स के बाद भी ट्रेस नहीं किया जा सका। सेकेंडली, नॉमिनी या डिपेंडेंट से इंडेमनिटी बॉन्ड लिया जाएगा कि अगर ऑफिशियल वापस आ जाए तो ऑलरेडी पेड अमाउंट को लीगली ड्यू अमाउंट में एडजस्ट किया जाएगा। अब एक एग्जाम पॉइंट,
Interest shall be allowed up to 6 months from the date report is obtained from the police. अब आती है रूल 33 की perhaps most interesting case study. Nominee facing murder trial. Government of India decision 7. Suppose government servant की डेथ हो गई, नॉमिनी है उसकी वाइफ, but wife is facing trial for allegedly murdering or abetting of murder of the government servant. क्या नॉमिनेशन के बेसिस पर इमीडिएटली जीपीएफ पे कर दिया जाएगा? द आंसर इज नो, नॉट ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द मैटर. मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ने क्लैरिफाई किया है कि ऐसे केस में हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 की सेक्शन 25 का पब्लिक पॉलिसी प्रिंसिपल अप्लाई होगा, विच सेज नो वन शैल टेक एडवांटेज ऑफ देयर ओन रॉन्ग. अकॉर्डिंगली जब तक कोर्ट का फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता तब तक मर्डर ट्रायल फेस कर रहे नॉमिनी का जीपीएफ पेमेंट विदहेल्ड यानी रोक दिया जाएगा. दिस इज एन एक्सीलेंट एग्जांपल ऑफ व्हाई नॉमिनेशन अलोन डज नॉट मीन ब्लाइंड पेमेंट. द सर्कमस्टांसेस सराउंडिंग द एंटाइटलमेंट मस्ट आल्सो बी एग्जामिन्ड. अब दोस्तों पूरे रूल 33 को एक क्विक रिवीजन टेबल में कन्वर्ट करते हैं. आप इस मास्टर डिसीजन मैट्रिक्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि लास्ट मिनट रिवीजन के लिए इजी हो जाए. रूल 33 सिर्फ एक रूल नहीं है, ये एक्चुअली एक डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क है. डेथ ऑफ सब्सक्राइबर के केस में हमें रूल बेस्ड इंटाइटलमेंट डिटरमाइन करनी होती है और इसलिए ऑफिशियल प्रोसेसिंग में 4 चीजें हमेशा एनालाइज कीजिए: फैमिली कंपोजिशन, नॉमिनेशन, eligibility under Rule 33 and applicable government decisions. I hope जनरल प्रोविडेंट फंड रूल 33 का हर एक कॉन्सेप्ट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसीजन अब आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा. अगर आपको रूल 33 की एक्सप्लेनेशन की ये प्रैक्टिकल अप्रोच एग्जाम प्रिपरेशन में यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और स्टडी ग्रुप में शेयर करें और HPFS मास्टर क्लास को सब्सक्राइब जरूर करें. आपका कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक और इंपॉर्टेंट सर्विस रूल को सिंपल, प्रैक्टिकल और एग्जाम ओरिएंटेड लैंग्वेज में समझने के लिए. टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रिपेयरिंग, कीप रिवाइजिंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप स्माइलिंग. थैंक यू.